हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि चैनल पूरा डेडिकेटेड है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे वो आप ईपी ट्रिपल सी पेट की तैयारी कर रहे हो, आर का ईपीपीसीएस प्री हो गया, पीसीएस हो गया, और उसके बाद से वनडे एग्ज़ाम हो गया, किसी भी एसएससी बैंक किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर यदि आपको लगता है कि थोड़ा भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो अपने दोस्तों को, भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, और इसी में आपको बायोलॉजी ख़त्म होती मैं ज्योग्राफी का टॉपिक कराऊंगा। तो प्लीज़ आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपकी चीज़ें मिलेंगी। और जो लोग बेसिकली बताते हैं कि ये पूरा ये कंपाइलेशन जो है यूपीपीसीएस आर और यूपीपीसीएस प्री का जो क्वेश्चन होता है पीवाईक्यू का, उसी से लिया गया है। तो आप अगर जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको एकदम, अगर पीवाईक्यू अच्छे से किए होंगे तो उनको ये पता होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको केवल एक्सप्लेन बिना किए हुए बस आपको पढ़ाते जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें फैक्ट की चीज़ें हैं, आपको रटना ही होता है। जैसे कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऐसे आ जाता है। मत्स्य पालन किसे कहा जाता है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे आपको आएगा। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग खुद याद कर लीजिएगा। और जहाँ अगर एक्सप्लेनेशन का मिलता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें है पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर जो होता है दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोला जाता है। सेरी कल्चर जो होता है वो रेशम कीट के पालन को बोला जाता है। सेरी याद कर लीजिएगा, ठीक। सेरी कल्चर जो होता है ना दोस्तों, ठीक, सेरी कल्चर और रेशम को बोला जाता है। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बीच में जैसे एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं होता दोस्तों, ये डायरेक्ट है। ऐसे आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा या कहीं भी ऐसे मिलेगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो गया। माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन को कहा जाता है, और फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कौकों के अध्ययन का और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये एक बहुत सबको कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। इसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक ठीक, माइकोलॉजी, ठीक। और उसके बाद से शैवालों के अध्ययन को फिजिकोलॉजी कहा जाता है, ठीक। तो और सेकेंड चीज़ आता है पुष्पों के अध्ययन का एंटोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। एंटो मतलब पुष्पों के अध्ययन को, ऑर्थनो पक्षियों के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। इंसिटियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक, डेंड्रोलॉजी, ठीक। ऐसे ही आपका नो हिंदी में भी दोस्तों ऐसे ही लिखा जाएगा, मतलब ये टर्म ही ऐसे है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे लिखा जाता है। डेंड्रोलॉजी हो गया, वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी या फूल फल सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे बागवानी क्या होता है, बागवान आप लोग देखते होंगे कि बागवान उसे ही कहा जाता है जिसमें फल फूल सब्जियाँ ये सब होते हैं, उसी को बागवानी कहा जाता है। फ्लोरी, फ से फूल होता है, फ्लोरी फ से फूल और फ से फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या फूलों के अध्ययन को ही फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। पेडोलॉजी जो होता है मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के संबंधित अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन को कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। एवी कल्चर पक्षी पालन को कहा जाता है। एवी मतलब आप जानते हैं, एवी कल जो होता है वो पक्षियों को ही कहा जाता है। तो पक्षियों पालन किसी को कहा जाता है। जैसे कई जगह पक्षियों के संस्थान जो होता है उसको एविलेशन इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एवी मतलब पक्षी कहा जाता है। तो पक्षी पालन होता है। एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा उसी को कहा जाता है पानी को, एक्वा मतलब पानी होता है, ठीक। तो जल में पानी में रहने वाले को जीव को क्या कहता है, जल जीव। तो उसी के जल जीव का ही अध्ययन को जो होता है एक्वा कल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि को कहा जाता है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि। वर्मी कल्चर केचुआ का पालन कहा जाता है। तो केचुआ जो होता है उसको कृषि किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों, कृषकों का या किसानों का मित्र कहा जाता है केचुए को,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जो होता है दोस्तों, वो आपको मालूम है कि ज़मीन के अंदर आता है और ज़मीन को बहुत ज़मीन के अंदर आता है। मिट्टी जो होता है, मृदा जो होती है, उसको बहुत उपजाऊ बनाता है, क्योंकि अंदर की मिट्टी को जो होता है बाहर करता है और बाहर से अंदर होता है करता रहता है। तो इसीलिए और ये बहुत मृदा को उपजाऊ बनाया जाता है, इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि उससे खेत बहुत उपजाऊ होते हैं। तो केचुए का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन आप बन जाता है कि किसानों के मित्र किसे कहा जाता है, तो ये केचुओं को कहा जाता है। तो इसे वर्मी कल्चर, केचुओं के अध्ययन को, केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। बीटी मतलब अंगूर होता है, तो बीटी कल्चर, अंगूर पालन को बीटी कल्चर कहा जाता है। मोर्मी कल्चर शहतूत की खेती को कहा जाता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे मोरी कल्चर जो होता है शहतूत की खेती को कहा जाता है। तो आप लोग से यही क्वेश्चन है कि शहतूत किस पौधे पे होता है, कहाँ से निकलता है, शहतूत कहाँ से बनता है और किस पौधे से बनता है? सिरकोना पौधे, वृक्ष से, सिरकोना की साल से बनता है कि आम की साल से कि शैखवन की साल से बनता है? आप लोग बताइएगा शहतूत कहाँ से बनता है, कहाँ से इसको बनाया जाता है। और उसके बाद से आता है हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, मृदा विहीन जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। उसके बाद से एरियोपोनिक्स या एरियो कल्चर जो होता है, मृदा विहीन हवा में जो खेती होती है, जो होती है मृदा विहीन जो हवा जो होती है खेती के, उसे को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सारा जो फैक्ट है ना दोस्तों, ये आपका लिया गया है UPPCS RO का यूथ कंपटीशन और घटना चक्र PYQ जो होता है वहाँ से, और UPPCS प्री का जो PYQ है दोस्तों, वहाँ से ये सब लिया गया। आप लोग देखेंगे तो डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है कि मत्स्य पालन किसको कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन किसको कहा जाता है, या फूलों की खेती को किसे कहा जाता है? डायरेक्ट ऐसे मैचिंग का क्वेश्चन आ जाएगा और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और याद नहीं होने के आ जाए आपका निगेटिव हो जाता है, 1/3 निगेटिव हो जाता है और एक क्वेश्चन गलत होता है और ये 1/3 आपका जो सही आता है उसमें कट भी जाता है। तो इसलिए ये फैक्ट की चीज़ें बहुत जल्दी याद नहीं होता, कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार आप और मैं रिवाइज करा जाता हूँ। जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया, सेरीकल्चर रेशम पालन हो गया, एंटोमोलॉजी पुष्पों का अध्ययन हो गया, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन हो गया, पेंडोलॉजी मृदा का अध्ययन हो गया, एक्वाकल्चर हो गया जलीय जीव का संवर्धन, और मोरी कल्चर शहतूत की खेती हो गया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको आपको कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विश्व की झील एवं नहरें, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है। विश्व की झील एवं नहरें वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक है ये। ठीक, तो इसमें पहला है कैस्पियन सागर, जो कि आपको मालूम है खारे पानी की सबसे बड़ी झील होती है। तो ये रहा कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को कहा जाता है। इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, रूस का क्षेत्र पाया जाता है, कजाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी में पिछले लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जिसमें देश और राजधानी का जो टॉपिक था, देश और राजधानी का जो टॉपिक था दोस्तों, उसमें बताया था अजरबैजान की राजधानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अजरबैजान की राजधानी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। अगर जो लोग भी नए हैं उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। UPPCS RO से मैंने वीडियो बनाया है। अजरबैजान की राजधानी आपको बता देता हूँ, बाकू को कहा जाता है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि अभी हाल ही में करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विश्व शतरंज 2023 हुआ है जो कि बाकू में हुआ है। तो बाकू में हुआ है तो उसमें सिल्वर मेडल अपने यहाँ के भारत के खिलाड़ी को मिला है, उनका नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं। और गोल्ड मेडल आपको किसको मिला है, ये सब क्वेश्चन बहुत फैक्ट हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है आपको सिल्वर मेडल किसको मिला है। तो जो लोग देखे हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसको मिला सिल्वर मेडल, जो अपने भारत के खिलाड़ी है। तो ऐसे आप लोग को याद भी करना है कि कहाँ की राजधानी क्या है, हर एक चीज़ को आपको रिलेट करते हुए चलेंगे, तभी जाके आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। सुपीरियर जो झील है, या ह्यूरॉन झील होता है, या ईरी या ओटोरियो, ये चारों झील जो होता है दोस्तों एक ही दो जगह क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो अमेरिका में पाया जाता है और एक कनाडा में पाया जाता है। तो अगर आपका ऑप्शन में अमेरिका आता है तो अमेरिका ला दीजिए, कनाडा आता है तो कनाडा, अगर दोनों आता है तो दोनों हो जाएगा। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, ओटोरियो झील। मिशिगन झील देखिए सबसे बड़ा जो होती है सुपीरियर झील, फिर मिशिगन झील भी होता है सेकेंड पे। तो मिशिगन झील हो गया, ग्रेट साल्ट लेक, ये केवल अमेरिका में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। मिशिगन झील और ग्रेट साल्ट अमेरिका में पाया जाता है। विनिपेग, रेडियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ये चारों झील जो होती है वो कनाडा में केवल पाया जाता है। उसके बाद से विक्टोरिया झील मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कैस्पियन सागर इंपॉर्टेंट होता है, सुपीरियर झील इंपॉर्टेंट है, मिशिगन झील इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया झील इंपॉर्टेंट है जो कि केन्या और तंजानिया और युगांडा के क्षेत्र में पाया जाता है। केन्या,
तंजानिया और युगांडा के क्षेत्र में विक्टोरिया झील पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद से है अरल सागर झील, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के क्षेत्र में पाया जाता है, अरल सागर झील। बैकाल झील इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है, जिसे रूस में पाया जाता है। तो आप लोग को एकदम ऐसे फैक्ट की चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, विक्टोरिया झील है, सुपीरियर झील है, या मिशिगन झील है। तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैचिंग करने को आ जाएगा बैकाल झील, देश रूस हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है, या वान झील तुर्की है, या केन्या है। तो ऐसे आप लोग याद नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे आपको मिलान करने का जाएगा। तो बैकाल झील आपका रूस क्षेत्र में, देश में पाया जाता है, सबसे गहरी झील होता है, रूस में है बैकाल झील। लेक डिसअपॉइंटमेंट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। उसके बाद से वान झील, जो कि सर्वाधिक, इसमें वान झील जो होता है, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे वान झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये एक आपका क्वेश्चन है कि वान झील जो होती है सर्वाधिक लवणता वाली झील है, जिसमें जैसे नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है दोस्तों, उन्हीं को लवणता वाली झील कहा जाता है, जो कि तुर्की क्षेत्र में पाया जाता है। वान झील तुर्की क्षेत्र हो गया। टीटीकाका झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। वान झील टीटीकाका झील भी इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्वोच्च नौकागमय झील होता है, जिसमें सबसे अधिक नौका जो गमन होती है, जहाज़ें आती जाती हैं। तो वो झील जो है वो टीटीकाका झील होता है। ये पेरू बोलिविया में पाया जाता है, क्षेत्र में है पेरू बोलिविया झील। रुडोल्फ झील जो होती है वो केन्या देश में है, रुडोल्फ झील। करीमा झील जो होती है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में है दोस्तों, ठीक। उसके बाद से वोल्टा झील 0 देशांतर यहाँ से गुजरती है। वोल्टा झील जो होती है वो 0 देशांतर से गुजरती है, जो कि घाना से देश में पाया जाता है। उसके बाद से आपको एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, देख सकते हैं झील और संबंधित से कैप्शियन सागर इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, ठीक। रूस में हो जाता है सुपीरियर, ये भी अमेरिका कनाडा मिशिगन अमेरिका हो गया। विक्टोरिया केन्या हो जाता है, बैकाल रूस हो जाता है। वान झील इंपॉर्टेंट है तुर्की में। टीटीकाका झील पेरू बोलिविया में है। और उसके बाद से रुडोल्फ झील केन्या में हो गया। वोल्टा झील 0 देशांतर यहाँ से गुजरती है, वोल्टा झील से, वो घाना में पाया जाता है। उसके बाद से प्रमुख नहरें और उसकी क्या विशेषताएं, जैसे कुछ नहर है उसकी विशेषताएं ये हैं कि जैसे सू नहर है, इसकी विशेषता ये है कि ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, दोनों को जोड़ती है। जैसे ये है सुपीरियर झील, ठीक, और ये है ह्यूरन झील, तो इन्हीं को ये जोड़ती है सू नहर। यहाँ पे ऐसे इसको दोनों झीलों को जोड़ देता है नहर, ठीक। तो ये है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सू नहर किसको किसको जोड़ता है, क्वेश्चन आ जाएगा। सुपीरियर झील को जोड़ता है, ह्यूरन झील से जोड़ता है, कि सुपीरियर झील को करीमा झील से जोड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और सवेज नहर जो है वो आप सब लोग को इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवेज नहर जो आप सब लोग को मालूम होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सवेज नहर। आपको बता दें भूमध्य सागर जो है उसको लाल सागर से जोड़ता है, जो कि यहाँ ऐसे मैप आप देखेंगे जब विश्व का, तो यहाँ पे भूमध्य सागर होता है और यहाँ पर लाल सागर है, इसी को ये जोड़ता है सवेज नहर दोस्तों। उसके बाद से ये सवेज नहर हो गया, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और कील नहर जो होता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसको आप लोग सबसे अच्छा यही तरीका है, देखिए नोट है यहाँ पे कि इनकी मानचित्र पर अवस्थिति भी देख ले, जैसे कहाँ क्या है। इस अगर मानचित्र से आप मैप से देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप मैप से देख लेते हैं तो इससे क्या हुआ कि आपके माइंड जो होता है ना, दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, कहाँ कहाँ अवस्थिति है कैसे है, तो आपको भूलेगा नहीं दोस्तों, ठीक। मैपिंग की क्लास में डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो आपको बता दें कि ये चीज़ें आपको अच्छे से कराई जाएगा। एक बार मैं अगर कहेंगे तो मैपिंग की क्लास लाके और आपको करा दूंगा बढ़िया से, तो आप लोग देख सकते हैं। और वैसे आपके पास यदि मैप है तो आप लोग खुद यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं मैपिंग से ये सबको अच्छे से। अगर नेक्स्ट ये मैं बोलूँगा दोस्तों कि आप लोग को एकदम बढ़िया से इसको कर लेना है अच्छे से, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का ज़रूर नहीं था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जल्दी से जल्दी वीडियो को कराया है। और आप लोग का अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और सेकेंड चीज़ है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अगर थोड़ा भी लगता है कि आपको इन्फॉर्मेटिव है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई और बहनों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको थैंक यू।